जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में आयोजित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के यूथ के प्रदेश अध्यक्ष भाई पंकज मन विश्वकर्मा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रसेन पाल जी, हमारे जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई विजय नयन वर्मा जी, हमारे पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती सुषमा मौर्य जी, प्रदेश महासचिव रानी जी, प्रदेश सचिव इंदु जी, मंच पर बैठे हुए हमारे देवरिया से चल करके आए पूर्व विधायक आदरणीय दीनानाथ कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश के सचिव भाई कन्हैया कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश सचिव भाई नसीम खान जी, अशोक मौर्य जी, हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सम्मानित सदस्य अजीत प्रताप जी, मंच पर बैठे हुए हमारे राजभर हेल्पलाइन का जो काम देख रहे प्रदेश के भाई ब्रजेश राजभर जी, जो आज जिन्होंने जन अधिकार पार्टी में ज्वाइन की है और आजमगढ़ से चल करके आए, हमारे साथी राम दुलारे राजभर जी और उनके साथ में बहुत सारे साथी आए हैं, उनका सभी का हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज की सभा में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति नौजवान दोस्तों, साथियों, आज के कार्यक्रम का मकसद आपको नाम से ही पता चलता होगा कि आज का कार्यक्रम का नाम है जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन। ऐसे सम्मेलनों का आयोजन हम आज से लगभग 34-35 साल पहले जब हम बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। जब बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब की देखरेख में उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किया तो ऐसा समझा गया कि अगर इस देश के गरीब और कमजोर को, पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को अगर उसे अपना हक हिस्सा लेना है तो उसको आपस में भाईचारा बनाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी उनके जाने के बाद उसने क्या किया, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं जन अधिकार पार्टी की तरफ आना चाहता हूँ कि अगर हमको ये जरूरत है कि भारतीय संविधान पूरी तरह इस देश में लागू हो, इस देश के पिछड़े को उसका हक हिस्सा मिले, इस देश के दलित को, अक़लियत को उसका हक हिस्सा मिले, उसके आने वाली पीढ़ी का भविष्य ठीक हो, जीवन के हर पहलू में उसे और उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो जरूरी है कि हम आपस में भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें। अगर हमें इस देश में हक हिस्सा लेना है, इज्जत सम्मान से रहना है, आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे आगे वाले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तुम एक दूसरे को मत कहो, मैं कह लूँगा तुम शांत हो जाओ बस। तुम एक दूसरे को कहने के चक्कर में सब चिल्लाने लगते हो। इसीलिए कह रहे थे कि यहाँ नहीं अंदर बैठना चाहिए। आवाज़ आप लोग दरबार करते हैं तो आवाज़ आती है, ठीक है? तो अब शांति से बैठो। जोश के साथ होश का रहना बहुत जरूरी है। अगर काम धाम छोड़ के आए हैं तो हमारी साथियों की बात आप लोगों ने सुनी और मेरी भी बातों को सुने, और अगर उन बातों में कुछ सही नजर आए, आपके हित की बात नजर आए, तो उस पर फिर अमल करने की कोशिश करें। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमें हक हिस्सा लेना है अपना और अपने बच्चों का, हम चाहते हैं कि किसान का भविष्य अच्छा हो,
उसको खाद बीज सस्ती मिले, उसके फसल की कीमत उसे सही मिले, हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, एक समान शिक्षा पद्धति हो इस देश में, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये सारी चीजों की व्यवस्था की कहां से जाती है। अगर हम गहराई से समझें तो ये बात उन्हीं के द्वारा की जाती है जिनको हम वोट के जरिए जिता करके लखनऊ और दिल्ली भेजते हैं। और जब हम अपने बच्चे के विरोधी आदमी को जिता करके भेजते हैं जो ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को हक अधिकार मिले, जो ये नहीं चाहता हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, जब हम ऐसे लोगों को जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और दिल्ली की लोकसभा में भेजते हैं तो कैसे हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए अगर हमें इंसाफ लेना है, हम चाहते हैं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा मजदूर खुशहाल हो, इस देश का गरीब और कमजोर तबका जिसको हम पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, अकलियत कहते हैं, वो खुशहाल हो, उसके लिए जरूरी है कि हम आपस में भाईचारा बना करके अपने वोट का इस्तेमाल एक जगह जन अधिकार पार्टी के पक्ष में करें और उसके प्रत्याशियों को जिता करके भेजें विधानसभा में और लोकसभा में, ताकि वहां हमारी बात को वो उठाएं। आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे हित के कानून विधानसभा और लोकसभा से बनते हैं और वहीं से लागू किए जाते हैं। जो भी सरकारें कानून बनाती हैं, नियम बनाती हैं हमारे हित में या किसान के हित में या हमारे बच्चों के हित में, तो वो लोग बताते हैं जिनको हम वोट से जिता करके भेजते हैं। और उसी कानून को फिर जिले का, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, या थाने का हो, या जिले का एसपी हो, उसी कानून को वो लागू करते हैं। जब तक हमारे लोग वहां जीत करके नहीं जाएंगे तो हमारी कभी सुनाई नहीं होगी और न हमारे बच्चों को कभी हक हिस्सा मिलेगा। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अकलियत भाईचारा सम्मेलन बनाओ का कार्यक्रम हम लोग पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज आपके गाजीपुर में ये कार्यक्रम है। मैं आपसे अपील करता हूँ, जितने भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, हर समाज के लोग, हर मजहब के लोग हैं, आपको इस बात को अच्छी तरह से समझना है। अगर हमें इस देश में मान सम्मान से रहना है, अपने बच्चों को हक हिस्सा दिलाना है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे लोग चुन करके विधानसभा में और दिल्ली की लोकसभा में जाएं। अगर गरीब का बेटा चुन करके जाएगा, किसान का बेटा चुन करके जाएगा, जिसने गरीबी देखी है, जिसने अपने बच्चों की बेरोजगारी का दर्द सहा है, जो बहन बेटियों की तकलीफ जानता है, जब ऐसे लोग चुनाव में जीत करके जाएंगे वो आपके हक हिस्से की बात करेंगे। और अगर आप लोग बड़े लोगों को जिता करके भेजेंगे जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, बेरोजगार बच्चों की पीड़ा नहीं देखा, तो आपको कभी हक हिस्से और सम्मान की बात नहीं करेगा, वो आपको हमेशा भीख देने की बात करेगा। 5 किलो अनाज देगा, चुनाव के मौके पर फिर 35 किलो कह देगा, और चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो वो बंद कर देगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम आपस में भाईचारा बना करके अपने खुद के लोगों को, जो हमारे बीच के लोग हैं, जो हमारी पीड़ा को जानते हैं, उनको जिता करके हम लखनऊ में भेजें। हमारे एक साथी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं रमेश चंद्र निषाद जी, वो आ नहीं पाए आपके बीच में। अक्सर वो एक बात कहते हैं कि अगर कुएं का पानी 50 फुट नीचे है और हमें प्यास लगी है तो 50 फुट रस्सी की जरूरत होगी पानी को निकालने के लिए। अगर पाल साहब सोचें कि हमारी 5 फुट की रस्सी है और हम बाल्टी से पानी निकाल लें तो नहीं निकल पाएगा। अगर प्रजापति समाज के लोग सोचें कि हमारी भी 4 फुट की रस्सी है, 5 फुट की रस्सी है और हम पानी निकाल लें, प्यास बुझा लें तो नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरह राजभर समाज के लोग सोचें कि हमारी भी रस्सी कुछ बड़ी है, 4 फुट की, 5 फुट की है, तो वो भी पानी नहीं निकाल पाएंगे। नुनिया चौहान समाज के लोग सोचे वो भी नहीं निकाल पाएंगे।
मौर्य जी, कुशवाहा जी लोग सोचे कि भाई हमारी रस्सी भी 10-12 फुट की है, हम पानी निकाल करके अपनी प्यास बुझा लेंगे, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। मुसलमान भाई हैं, वो कहें कि भाई हमारी रस्सी तो 15 फुट की है, हम पानी निकाल लेंगे, तो वो भी 50 फुट से पानी नहीं निकाल पाएंगे। पानी तो तभी निकलेगा कि अगर इन रस्सियों को सबको आपस में जोड़ दें, तो फिर ये 50 फुट से ज्यादा हो जाएंगे और फिर पानी भी निकल आएगा, फिर राजभर की भी प्यास बुझ जाएगी, पाल की भी बुझ जाएगी, कुशवाहा की भी बुझ जाएगी, मुसलमान की भी बुझ जाएगी और सबकी प्यास बुझ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम आपस में भाईचारा बना करके इस चुनाव में अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें। आज इस कार्यक्रम का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि जितने हम गरीब कमजोर लोग हैं, हम आपस में भाईचारा बनाएं और अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें। साथियों, इन बातों के साथ में इसी से लगी हुई बातें कुछ मुझे और आप लोगों से कहनी। मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में 2022 के चुनाव को देखते हुए मैं चाहता था गठबंधन की चर्चा करूं, क्योंकि आजकल 2 महीने से मैं गठबंधन की चर्चा को लेकर के इतना परेशान हूं कि जो साथी बहुत गंभीर है हमारा, तो वो बगल वाले से कहता है कि मंत्री जी से पूछो कि क्या हो रहा है। जो थोड़ा हल्का है वो सीधे फोन कर देता है, लेकिन जो थोड़ा गंभीर है, समझदार है, वो बगल वाले से पूछता है कि क्या हो गया। तो इस बारे में भी आपसे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ बातें जरूरी हैं जो मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करूं। बहुत जल्दी तो नहीं है ना भी आप लोगों को। साथियों, जब से लॉकडाउन हुआ, लगभग 16-18 महीने से बड़े पैमाने पर हम जुल्म-जास्ती के शिकार हुए। आजादी के बाद कभी इस तरह की जुल्म-जास्ती पिछड़े और दलित और अक़लियत के साथ नहीं। जितनी जुल्म-जास्ती पिछले साल, पिछले जून से लेकर के अब तक हुई, ऐसी कभी जुल्म-जास्ती हम लोगों ने नहीं देखी। खास करके जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ, रेप के बाद पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, मुकदमा लिखा तो मुलजिम पकड़े नहीं गए। हम लोग ये सोचते हैं कि पुलिस खराब है, शायद हमारे थाने का इंस्पेक्टर खराब होगा, या सीओ खराब होगा, या जिले का कप्तान खराब होगा, पैसे ले लिए होंगे इसलिए उसने नहीं पकड़ा, हमारी किस्मत खराब है। ये सारी चीज़ों को हम सोच करके, रो करके घर में बैठ जाते हैं। हमारे बच्चों की हत्याएं होती हैं, हमारे घरों में, ज़मीनों में कब्जा होता है, और हम रो करके, आंसू पी करके रह जाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है। अभी जब मैं पिछले महीने आपके बलिया में आया था, तो भी इन बातों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी कि आखिर जो थाने का इंस्पेक्टर है, जिले का कप्तान है, या जिले का कलेक्टर है, वो किसकी सुनता है? हमारी नहीं सुनता, हमारा मुकदमा नहीं लिखता। जो हमें मारता पीटता है, जो हमारे बहन बेटियों के साथ रेप करता है, वो पकड़े नहीं जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम कारण पर चले जाएं तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं आपसे भी एक सवाल करता हूं कि जरा ध्यान से सोचिए कि थाने का इंस्पेक्टर, या जिले का कप्तान, या जिले का कलेक्टर उसी की सुनता है क्या जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं? और अगर उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं, तो गलती किसकी है? अगर हम ये समझ जाएं कि गलती कहाँ है, तो हम गलती को सुधार कर सकते हैं। जब हम गलती को समझ नहीं पाते, ये कहते हैं कि इंस्पेक्टर खराब है, कप्तान खराब है, या हमारी किस्मत खराब है, तो हम कभी उस गलती के बारे में न सोचते हैं, और जब सोचते नहीं हैं तो उसको कभी ठीक करने के बारे में भी हम उपाय नहीं सोचते। अगर ये बात हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि थाने का इंस्पेक्टर, जिले का कप्तान, जिले का कलेक्टर उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं,
तो वोट देकर के तो हमने जिताया है। सीतापुर में पिछले 2 महीने पहले एक 9 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, शरीर का कोई अंग सुरक्षित नहीं रहा उसका। सुषमा मौर्य जी उसके पास गई। उसके 3 महीने पहले भी सीतापुर में एक बेटी के साथ रेप हुआ था और दोनों मौर्य समाज की बेटी थी। मैंने वहां के एक अधिकारी से बात की कि आपके पास बहन बेटियां नहीं है क्या? आपको नहीं लगता कि छोटी छोटी बेटियों के साथ रेप होता है और आप कार्रवाई नहीं करते हो एक जिम्मेदार पद में रह करके? तो उस अधिकारी ने मुझसे कहा कि हम भी बहन बेटी वाले हैं कुशवाहा जी, हम कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके लोगों ने ऐसे लोगों को जिता करके भेजा है कि जब इंस्पेक्टर कार्रवाई करना चाहता है तो वो इंस्पेक्टर को फोन करके कहता है कि इंस्पेक्टर साहब अगर थाने में रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो ट्रांसफर करा देंगे। जब जिले का कप्तान चाहता है कि मैं कार्रवाई करूं तो उसको भी किसी मंत्री का फोन पहुंच जाता है। जिताया तो हम लोगों ने उसको है जिसके रिश्तेदार ने हमारी बहन बेटी के साथ रेप किया। जिताया तो हमने उस आदमी को है जिसके आदमी ने हमारे बच्चे को मारा है। तो दोष कहाँ है पुलिस वाले का? दोष तो हमारा है। अगर हम गलती ठीक कर लेंगे तो गलती पुलिस वाला भी ठीक कर सकता है, जिले का कप्तान और जिले का कलेक्टर भी ठीक कर सकता है। और जब तक ये गलती हमसे होती रहेगी तो कभी हमें और हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, तो पहले आपको अपने आप को ठीक होना। जब आप वोट देने जाते हैं तो वोट देने जाने से पहले बैठ करके ये सोचिए कि ये वोट से क्या होता है। जिसको आप जिता करके भेजते हैं उसके हाथ में क्या क्या है? क्या उससे कोई फायदा है? क्या उससे कोई नुकसान है? क्या हमारा थाने में काम पड़ता है? क्या हमारा एसडीएम से काम पड़ता है? क्या एसडीएम भी इसकी बात मानता है क्या? क्या कलेक्टर भी इसकी बात मानता है क्या? जिसको हम जिता करके भेजते हैं, क्या स्कूल खोलना इन्हीं का काम है क्या जिनको हम जिता करके भेजते हैं? अगर हम किसान हैं, अगर हम कर्जा लेते हैं तो क्या चारों धाम जाने से कर्जा माफ हो जाता है? या जिनको वोट दे करके जिता करके भेजते हैं ये वही करते हैं? ये 5 किलो अनाज, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी, ये जो एक शौचालय, ये जो मिलता है, ये चारों धाम जाने से मिला है या उन्हीं लोगों ने दिया है जिसको वोट से जिता करके हमने भेजा है? अगर ये सारी चीजें वोट देने से पहले आप समझ लें तो शायद आपसे गलती ना, लेकिन वोट देने के पहले तो आपके दिमाग में ये बात आती नहीं। आपके दिमाग में तो गाय माता आ जाती है। अपना घर बनाने की बात सोचते हैं। पहले सोचते हैं कि जो भगवान सबका घर बनाता है, सबका मालिक है, उससे भी बड़े आप हो जाते हैं। उसका घर बनाने के बारे में आप सोचने लगते हैं। वोट देने के पहले ही आपको सोचना है कि जिसको हम देने जा रहे हैं, जिसको जिताने जा रहे हैं, जिसको राजा बनाने जा रहे हैं, जिसको गद्दी सौंपने जा रहे हैं, उसके हाथ में क्या क्या है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, इनकी भी किस्मत बदल जाए और आपकी भी किस्मत बदल जाए। लेकिन ये बात आपको समझ में आएगा, ये 5 किलो अनाज, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी और 2-2 हजार करके जो 6,000 रुपया मिलता है, या जो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब हम 35 किलो अनाज देंगे, तो ये भी आपको सोचना है कि क्या नेताजी अपने घर से दे रहे हैं? ये 35 किलो अनाज जो तेल देने की बात हो रही है, 1 किलो दाल देने की बात हो रही है, गैस सिलेंडर चूल्हा जो दिया गया, क्या नेताजी अपने घर से देते हैं? ये भी आपको सोचना है। आपके नजदीक यहाँ से 150 किलोमीटर में गोरखपुर है। शायद देखिए, शायद गोरखपुर से लद के 5 किलो अनाज आता हो ट्रकों में, शायद गैस सिलेंडर चूल्हा वहां से आता हो। नेताजी के घर से नहीं आता ये आपकी गाढ़ी कमाई का है, आपके खून पसीने का है। एक एक पैसा जो आपको मिलता है, चाहे वो 6,000 रुपया किसान को हो
चाहे कॉलोनी हो, चाहे 5 किलो अनाज हो, चाहे गैस सिलेंडर चूल्हा हो, वो आपके खून पसीने की कमाई का है। आप जो चीज खरीदते हैं हर चीज में आप टैक्स देते हैं। 1 लीटर डीजल और पेट्रोल जब आप खरीदते हैं तो 56 रुपया आप टैक्स देते हैं। अभी सरकार ने कहा कि हमने कुछ कम किया, पहले लगातार 8 दिन तक कीमत बढ़ाई और फिर जितनी बढ़ाई उससे आधा कम कर दिया। अगर उन्होंने 20 रुपया बढ़ाया तो 10 रुपया कम कर दिया, और जहां 10 रुपया बढ़ाया उसमें 5 रुपया कम कर दिया। तो हमको ये भूल गया कि 20 बढ़ाया है 10 कम किया है, हमको लगता है कम कर दिया। तो ये जब आप 1 लीटर डीजल खरीदते हैं तो 56 रुपया टैक्स देते हैं। आप नमक खरीदते हैं बाजार से तो टैक्स देते हैं। ये कपड़े जो पहने हैं खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं आप। कोई चीज ऐसी नहीं है जो टैक्स नहीं देते हैं आप। हमारा देश एक ऐसा अजूबा देश है कि अगर 1 दिन का बच्चा हमारा पैदा हुआ बीमार हो जाए तो 1 रुपया की दवा तो 1 रुपया सरकार का टैक्स। आप साइकिल में चलते हैं, मोटरसाइकिल में चलते हैं, टायर लगते हैं, ट्रैक्टर रखे हैं, टायर लगते हैं। अगर 100 रुपया टायर की कीमत तो 120 रुपया सरकार का टैक्स। और ये सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, और सरकारी खजाने के मालिक सरकार होती है जो आपके वोट से चुनी जाती है। और फिर सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर चूल्हा, कॉलोनी, ये जो सरकार जिसको वोट दे करके बनाते हैं वो आपको देता है। पैसा उसका नहीं है, पैसा आपका है, खून पसीने की कमाई का पैसा है। आपकी ओर से वो सरकार में गया है, लेकिन मालिक वो है और कटोरा आपके हाथ में वो दे देते। अगर आप इस बात को सोचें कि शायद हमारे टैक्स का पैसा इतना ही होगा जितना कॉलोनी और गैस सिलेंडर मिला है, इतना नहीं है। आप अगर 100 रुपया टैक्स देते हैं तो 10 रुपया आपको मिलता है, 90 रुपया किसी और चीज में खर्चा हो जाता है। बाकी जो 90 रुपया बचता है उसमें सिपाही से लगा के कप्तान तक का वेतन आपके खून पसीने की कमाई से दिया जाता है। चपरासी से लेकर कलेक्टर तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। ये जो स्कूल कॉलेज खुलते हैं वो आपके टैक्स के पैसे से बनते हैं। ये जो सड़कें बनती हैं, बिजली लगती है, ये आपके टैक्स के पैसे से बनती हैं। उसके बाद भी पैसा बचता है। उसके बाद जो पैसा बचता है उस पे नेताजी का हेलीकॉप्टर उड़ता है, नेताजी का जहाज उड़ता है, नेताजी का बंगला बनता है, नेताजी की सुरक्षा में खर्चा होता है। नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है। तो आपको लगता है कि नेताजी ने कॉलोनी दे दिया, नेताजी ने 6000 रुपया दे दिया तो नेताजी ने बड़ा परोकार कर दिया। नेताजी आप पर जिंदा है, आप नेताजी के बदौलत जिंदा नहीं है। अगर आपको टैक्स देना बंद कर दिया जाए तो जितने मंत्री जी लोग हैं उनका किसी का ना हेलीकॉप्टर उड़ेगा और न किसी की गाड़ी चल पाएगी, पेट्रोल और डीजल भी नहीं पड़ पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो आप अपना टैक्स देते हैं उस टैक्स में भी कमी आए, और जितना आप देते हैं उसमें अगर पूरा ना आपके विकास में आपके और आपके बच्चों पर खर्च हो तो कम से कम आधा जरूर आपके ऊपर खर्च हो, आधा कहीं और खर्च हो जाए। लेकिन अभी तो आपके ऊपर से 10 रुपया खर्च होता है। अगर आप 100 जमा करते हैं तो 10 आप पर खर्चा होता है, बाकी 90 कहीं और उड़ा दिया जाता है, 100 आराम में उड़ा दिया जाता है। इसलिए आपको ये सोचने की और संकोच करने की जरूरत नहीं है, एहसान मानने की जरूरत नहीं है कि 2-2 हजार करके 6000 मिल गया, इसके पहले तो कभी मिला नहीं। अकेले डीजल और पेट्रोल से सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपया कमाया है। अकेले डीजल और पेट्रोल से हमारे देश की सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपया कमाया है, और किसानों को जो 2-2 हजार करके 6000 दिया है वो पूरा 1 लाख करोड़ दिया है। 24 लाख करोड़ लूटा और दिया कितना? 1 लाख करोड़। हमको समझ में आता है कि हमको 2-2 हजार करके 6000 दे दिया, बहुत दे दिया। 7 साल पहले डीजल की कीमत कितनी थी और आज कितनी डीजल की कीमत है? 60,000 लेके आपको 6,000 दे दिया तो आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं है कि 60,000 हमारे चले गए। गैस सिलेंडर और चूल्हा जब आपको मिला तो उसकी कीमत बामुश्किल 2,500 रुपए थी।
और 6 साल पहले गैस सिलेंडर कितने का भरता था? 300 का भरता था, 350 का 400 मान लो। और आज कितने का भरता है? 1000 का। कितना ज्यादा हुआ? 600। एक महीने में एक सिलेंडर तो लगता है कि नहीं? हमारी बहनें बैठी हुई, लगता है कि नहीं? तो एक साल में 12 सिलेंडर लगे, हर महीने में 600 ज्यादा लगे, तो 1 साल में कितने लगे? 7200, 7200। 2500 का दे के 7200 ले लिया तो वो समझ में नहीं आता है। 2500 दे के दे दिया और 7200 ले लिया, वो बात समझ में नहीं आती। ये समझ में आता है कि 2500 मिल गए। किसान को जो 2-2 हजार करके किसान सम्मान निधि मिली, डीजल के बहाने, खाद के बहाने, और महंगाई बढ़ा के आपसे 60,000 ले लिया, तो वो बात समझ में नहीं आई। और 6,000 मिल गया तो वो बात समझ में आ गई। किसान भाई आज से 6 साल पहले अगर वो 100 रुपया बचाता था खेती से, तो आज वो 20 रुपया नहीं बचा पाता। ये हालत हमारे किसान भाइयों की है। आप अधिकांश लोग किसान हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। खाद बीज की महंगाई, डीजल की महंगाई कहाँ पहुंच गई? बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं कि भाई हमारे पास तो कार भी नहीं है, हमारे पास ट्रैक्टर भी नहीं है, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हमको महंगाई से क्या लेना देना? हमें तो कॉलोनी मिल गई और 5 किलो अनाज भी मिल जाता है, अब 35 किलो मिल जाएगा। शौचालय भी बन गया, गैस सिलेंडर चूल्हा भी मिल गया, अब हमें क्या दिक्कत है? हमें महंगाई से क्या लेना देना? अरे भाई, महंगाई से तो आपको भी ज्यादा जूझना है। गैस सिलेंडर तो पहले 300-400 का भरता था, अब तो 1000 का भरता है। आप गरीब पर फर्क पड़ता है कि नहीं? और बाजार से जो चीज आप खरीदते हैं, जब डीजल महंगा हो गया तो बाजार में जो चीज आती है वो सारी चीज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जब सारी चीज महंगी हो गई तो गरीब को भी खरीदना पड़ता। कोई चीज ऐसी नहीं है कि कपड़े से लगा के, दवा से लगा के, मसाले से लगा के, कोई चीज ऐसी है नहीं है जिसका रेट 2 गुना नहीं हो गया है। लेकिन तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हमें समझाते हैं और हम समझ करके उसको मान भी लेते हैं। आपको खुद भी सोचना है। अगर टीवी से हमको कोई रसगुल्ले खिलाता है, गुलाब जामुन खिलाता है, तो वो टीवी से आपके मुंह में डालता है तो आपको स्वाद आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। और आपकी जेब से थाली से निकाल लेता है तो वो समझ में नहीं आता, और टीवी से जो खिलाता है उसका टेस्ट आपके अंदर आ जाता है। इसलिए आप अपने बारे में सोचिए, इन 6-7 सालों में क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंज आया, इसको आपको अच्छी तरह से सोचने और समझने की जरूरत है। अब मैं बात करूं आपके बीच में गठबंधन को लेकर के। बहुत सारे साथी हमारे गठबंधन की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि गठबंधन की चर्चा हम करते क्यों? जिस दिन मैंने पार्टी आप सब लोगों के साथ में मिल करके मैं बनाई, उस दिन मैंने सभी अपने साथियों से कहा कि अगर हमें अपनी पार्टी को बनाना है तो जरूरी है कि हम सभी जगह चुनाव लड़ें। सभी जगह हम चुनाव लड़ें, मजबूती से लड़ें, हम जीतें, ना जीते हम हार जाएं एक चुनाव। लेकिन अगर हर विधानसभा में हमें 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 वोट मिल जाता है, तो जिस दिन चुनाव की काउंटिंग के 15 दिन बाद जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पार्टी खड़ी हुई कि नहीं खड़ी। लेकिन आपको लगता है बहुत जल्दी है सत्ता में जाने की कि नहीं, किसी का कंधा मिल जाता तो उसके बल पर हम भी खड़े हो जाते। तो बहुत जल्दी है सत्ता में जाने की। मैं अपने साथियों से कहता हूं कि सत्ता में तो पिछली बार भी जाने के लिए आपने वोट दिया था, और सत्ता में तो आपके लोग गए हैं, ऐसे सत्ता में फिर जाना है? ऐसे सत्ता में जाना है? अभी तो आप ऐसे कहते हैं, लेकिन जब आप अकेले में बैठते हैं ना तो कहते हैं यार वो तो हाँ हम कह दिए मीटिंग में, लेकिन कुछ हो जाता तो ठीक रहता। ऐसे पार्टी नहीं खड़ी होती है। पार्टी को अगर खड़ा करना है तो पार्टी को 6% वोट की जरूरत होती है।
अगर किसी भी पार्टी को 6% वोट मिल जाता है तो वो मान्यता प्राप्त दल हो जाता है। अगर हमें 6% वोट मिल जाए तो एक चुनाव निशान हमारा आरक्षित हो जाए और हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाए, फिर हमें कोई नीचा नहीं दिखा। तो आपको पार्टी बनाने की तो पड़ी नहीं, सत्ता में जाने की पड़ी है। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं मुझसे कहते हैं कुछ मिल जाता, 40 ही 10 सीटें मिल जाती, किसी तरह से मिल जाती, किसी तरह से चले चलते। अब इतनी जल्दी है, अरे 4, 6, 10 मिल करके अगर चलेंगे तो किसी लायक होंगे। फिर जब आओगे, जो आपको ज्यादा सत्ता की पड़ी है, फिर जब आओगे आप मुझसे कहोगे कि हमारा भी काम हो जाता,